जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग एक पीवाईक्यू की सीरीज लेकर चले हैं, जिसके अंतर्गत आज हम 13 सितंबर 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस देखेंगे। इससे पहले जितनी भी शिफ्ट थी उन सबका सोल्यूशन अगर आपको देखना है तो आप इस चैनल पे देख सकते हो। सारी 36 आपको शिफ्ट यहाँ पे सोल्व करवाई जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए। जैसा कि प्रश्न देखते ही आप कह सकते हो कि ये प्रश्न ब्लड रिलेशन से लिया गया है। और ब्लड रिलेशन से, जब ये कोडेड ब्लड रिलेशन इसको मैं कहता हूँ, जब ये क्वेश्चन लिया जाता है तो मैं डायरेक्ट उस चीज पे जाता हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। वो है, मेरा प्रश्न क्या है कि जेड एल की प्रशास यानी पत्नी के पिता की माता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको बता रहा है, ये आपको बताना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए अगर आप बात करोगे तो आप डायरेक्ट पहले यहाँ पे जाओ और इसे लिखो, जेड क्वेश्चन मार्क बी मल्टीप्लाई टी एंड जे एक्सक्लेमेटरी एल। कहने का मतलब है, अब ये लिखने के बाद आपको जो मीनिंग दिए है, जो भी सिंबल का मीनिंग दिया है वो लिखना है। तो आपको इस एक्सक्लेमेटरी का जो मीनिंग दिया वो दिया है वाइफ, तो आपने लिख लिया वाइफ। एंड का आपको जो मीनिंग दिया गया है वो बोला है ब्रदर, तो आपने लिख लिया ब्रदर। मल्टीप्लाई का मीनिंग आपको दिया है फादर, तो आपने लिखा फादर। और क्वेश्चन मार्क का मीनिंग आपको दिया है मदर, तो आपने लिखा मदर। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपने आप को यहाँ पे रखना है कि ये मैं, ये मेरी वाइफ, ये मैं, ये मेरी वाइफ, और ये मेरी वाइफ का भाई यानी मेरा साला, और मेरे साले के पिता मेरे ससुर। मेरे साले के पिता कौन होंगे, मेरे ससुर यानी फादर इन लॉ। और फादर इन लॉ की मदर जो है वो कौन होगी, मेरी परसास। मेरी परसास यानी कहने का मतलब मेरी वाइफ की दादी। तो आपको जो पूछा था वो पहले ऑप्शन में ही आपको मिल गया, आपको बाकी तीन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है बात। लेकिन आप कभी कभी ये देखते हो क्योंकि ये जो आंसर है वो नीचे जाते जाते हुए मिलता है, तो आप पहले उन ऑप्शन को एलिमिनेट करो जो हो ही नहीं सकता। जैसे अगर एंड की बात करें तो एंड की वजह से इस पे जो चिन्ह है वो क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी जेंडर जो है वो पुरुष का आ जाएगा। जबकि आपको ये महिला चाहिए, क्योंकि एंड का जो दे रखा है यहाँ पर, एंड का ब्रदर दे रखा है, तो ये तो 100% आंसर आपका नहीं होगा। इस तरीके से आप चीजें एलिमिनेट कर सकते हैं। और ज्यादातर देखा जाता है इन क्वेश्चनों में सी या डी ऑप्शन में से होता है, लेकिन फिलहाल आपके लिए कौन सा ऑप्शन बना, ए। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो आपको एक एनालॉगी से एक प्रश्न दिया गया है, जिसमें आपको बोल रहा है कि जो रिश्ता जादूगर का जादू से है, यानी जो रिलेशन मैजिशियन का मैजिक से है, डांसर का किससे होगा। डांसर का किससे होगा, तो क्या वो मूवी से होगा, नहीं। क्या वो सॉन्ग से होगा, नहीं। क्या वो थिएटर से होगा, नहीं। वो किससे होगा, डांस यानी नृत्य से होगा। क्योंकि ये वो आदमी होता है जो इसको करता है, तो डांस को करने वाला ही डांसर कहलाता है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, in a certain code language VAT is coded as 43, AWW is coded at 47, how will ZHU be coded in that language। कहने का मतलब ये प्रश्न आपका कौन से चैप्टर से लिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग से। और इन प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, क्रमांक। क्रमांक यानी प्लेस वैल्यू। बी आपका अंग्रेजी में कहाँ पर आता है, 22वें नंबर पर। ए आता है 1 नंबर पर, और टी आता है 20 नंबर पर। अब यहाँ पर अगर अपन ऐड करें इन चीजों को तो 22 और 1 23, 23 और 20 आपको 43 मिल जाता है। इसी तरीके से अगर इसको भी चेक करना चाहो तो आप कह सकते हो 1 प्लस 23 यानी कितना आ जाएगा 47, जो कि आपको दे रखा है। यानी कह सकते हैं सीधा सीधा आप प्लेस वैल्यू लिखो और उसका एडिशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। किसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, इसकी। जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26, एच की होती है 8, यू की होती है 21। अगर आप इनको ऐड करोगे तो 26 और 8 कितना हो गया, 34। 34 और 20 54, 54 और 1 55, आपका आंसर हो जाएगा, यानी 55 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें फोर्थ की, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है, क्या कहता है, देखिए। दो शब्दों के युग्म दिए गए हैं जो एक निश्चित तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। निम्नलिखित चार शब्द युग्मों में से तीन शब्द युग्म एक समान है और एक आपको अलग निकालना है। मैं
पूरी लैंग्वेज इसको इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि मुझे पता है कि इन प्रश्नों में क्या किया जाता है और क्या पूछा जाता है। और मैं बार-बार समझाते आ रहा हूँ आपको क्वेश्चन को कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, कौन-सी चीज़ पढ़ने की है, कौन-सी चीज़ स्किप करने की है। अगर ये पता लग गया तो आप जो पेपर सोल्व करते हो उसके कम से कम 3-4 मिनट ज़रूर बचेंगे। क्लियर है बात? अब इन 4 ऑप्शन में 3 में सिमिलरिटी बतानी है और 1 आपको अलग बताना है। आप मुझे बताओ जॉय और पीस में क्या रिलेशन हो सकता है? तो आप कह सकते हो एक तरीके से सिनोनिम यानी पर्यायवाची हो सकते हैं। मिज़री और हैप्पीनेस अगर बात करें तो ये दूसरे एक दूसरे के एंटोनिम है, यानी विलोम शब्द है। अगर बात करें प्रॉब्लम और कंसर्न तो ये भी आपके पर्यायवाची हैं। अगर वरी और फ़ियर की बात करें तो ये भी एक दूसरे एक डायरेक्ट आपके कुछ सिनोनिम्स होते हैं, कुछ नियर बाय सिनोनिम्स यानी कुछ समान चीज़ा समानता रखने वाले, एकदम एग्ज़ैक्ट पर्यायवाची तो नहीं होते। लेकिन अगर बात करें इन तीनों में रिलेशन बताने की तो ये एक दूसरे के आपके सिनोनिम्स है और ये आपका एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द दिखाई दे रहा है और वही आपको अलग बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा कष्ट और खुशी यानी मिज़री और हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका ये कहता है कि जो रिश्ता 13 का 117 से है, जो रिश्ता किसका किससे है? 13 का 117 से और 23 का 207 से 23 का 207 से वही रिश्ता 51 का किससे होगा? मुझे बताओ ये मल्टीप्लाई बाय 9 करने पर आता है? क्या ये भी मल्टीप्लाई बाय 9 करने पर आता है? लॉजिक सीधा सा है मल्टीप्लाई बाय 9 करना है। किससे? 51 को। अगर 51 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 45 यानी 459 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही एक आसान प्रश्न आपको इस प्रश्न में पूछा गया। इस अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखो वापस से वो आपको ब्लड एनालॉजी का एक प्रश्न दिया है। अब इन प्रश्नों को वही बच्चा कर पाएगा जिसका थोड़ा जनरल नॉलेज अच्छा होगा। बेसिकली ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो इसने कहा कि काजीरंगा और रेन रेनोसोर्स रेनोसियोर्स जो भी प्रोनाउंसिएशन है, काजीरंगा का जो संबंध है गेंडा से है। तो काजीरंगा और गेंडा का क्या संबंध है ये बताओ? कि काजीरंगा जो फेमस है नेशनल पार्क वो किसके लिए फेमस है आपका? गेंडे के लिए। ठीक है? तो ऐसा रिलेशन बताना है जो जिस चीज के लिए फेमस हो। क्या रणथंभौर पीकॉक के लिए फेमस है? तो आप बोलोगे नहीं सर। रणथंभौर जो है वो टाइगर के लिए फेमस है। आप ठीक है? लेपर्ड्स के लिए फेमस है। दूसरा आपका आता है गहीर माता और लॉयंस। तो एक बात बताओ क्या गहीर माता आपका लॉयंस से फेमस है? नहीं। यहाँ पर जो फेमस जो है एनिमल वो है टर्टल्स। ठीक है? जो रेप्टाइल्स होते हैं, सी टर्टल्स यानी समुद्री कछुए, उसके लिए चीज फेमस है। ठीक है? अगर बात करें गिर और लियोपार्ड्स यानी तेंदुआ की तो नहीं। गिर किसके लिए है? गिर आपका लॉयंस के लिए, एशियाटिक लॉयंस जो है वो गिर नेशनल पार्क में देखे जाते हैं और ये उसके लिए फेमस है। बिल्कुल ये जो आपका दिया है पेरियार और एलिफेंट्स, बिल्कुल ये इसी चीज के लिए फेमस है। देखो रणथंभौर नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है। गहीर माथा आपका नेशनल पार्क जो है वो है कहाँ पर? ओडिशा में। अगर गिर की बात करें तो ये गुजरात में है और पेरियार की बात करें तो ये आपका केरला में है। आपको क्या बताना है? काजीरंगा कहाँ से है, काजीरंगा कहाँ पे है, ये आपको बताना है कमेंट के अंदर। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अल्फाबेटिक सीरीज का दिया है। तो अल्फाबेटिक सीरीज में आपको क्या करना होता है? आपको प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। तो चलो प्लेस वैल्यू लिखते हैं। बी की 2 होती है, एच की 8, बी की 22 और सी की 3। अगर बात करें जेड की तो आप कहोगे सर 26, एल की 12, टी की 20 और जी की 7। क्लियर है बात? प्लेस वैल्यू लिखने के बाद अपन सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं तो -2 दिखाई देता है। यहाँ पे मेरे को +4 दिखाई देता है, फिर मेरे को -2 दिखाई देता है और फिर मेरे को +4 दिखाई देता है। लॉजिक मुझे समझ में आ गया, -2 +4 -2 +4। अब जब लॉजिक समझ में आ गया तो आपको डायरेक्ट इस पे जाना है। ठीक है? अगर आपको लॉजिक थोड़ा उटपटांग लगे तो फिर आगे और चेक करना है। अभी फिलहाल चेक करने की आवश्यकता नहीं नजर आ रही। अगर बात करें x में आपको क्या करना है? -2 करना है। x का क्रमांक होता है 24 और उसमें से -2 करोगे तो आपको v प्राप्त होगा। अगर p की बात करें तो आपको +4 करना है और p में +4 करोगे तो आपको t प्राप्त होगा।
और आर की बात करें तो इसमें -2 करना है, आर का क्रमांक होता है 18, -2 करने पे क्या आएगा पी। इसी तरीके से के में आपको क्या करना है, लास्ट में +4 करना है, यानी क्या आ जाएगा आपका ओ। वी टी पी ओ आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर, सॉरी, वी टी पी ओ, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हुई बात? जब भी अल्फाबेट सीरीज दिखे क्रमांक लिख लो, बातें समझ में आने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, वो दिया गया है सीरीज का। इसे कहते हैं अपन नॉन वर्बल सीरीज, यानी आपकी डायग्राम के अंदर जो सीरीज अब पूछी जाती है, हर एक शिफ्ट में अच्छे अच्छे प्रश्न इस टॉपिक से लिए गए हैं। तो ये एक बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, मैं हर एक शिफ्ट में आप इस चीज को बताते आ रहा हूँ। दूसरी बात, कैसे इन प्रश्नों को सोल्व करना है, ये भी आपको इन शिफ्ट के सॉल्यूशन के थ्रू सिखाई जा रही है। ठीक है, देखो, मैं बार बार कहता हूँ आपको एक एक चीज पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक एक चीज पे अगर ध्यान दोगे, तो अगर बात करें इन दोनों की, तो ये इस बॉक्स में आते ही एक दूसरे से चेंज हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, चेंज हो गए। आगे चलो, तो आगे भी यही पैटर्न फॉलो हुआ कि ये जो चीजें हैं वो एक दूसरे से क्या हो गई, चेंज हो गई, एक दूसरे से क्या हो गई, चेंज। नहीं नहीं नहीं, देखिए, ये यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ये बिल्कुल आपकी नीचे आई है, मैं ये कह सकता हूँ, ये चीज जो है वो आपकी कहाँ पे आई है, यहाँ पर, यहाँ पर आई, और ये चीज कहाँ पर गई, यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या हुआ, आगे देखो, ये चीज यहाँ नहीं गई है, लेकिन ये चीज जरूर नीचे आई है, ये वाली चीज जरूर नीचे आई है। तो अब पैटर्न जो यहाँ से समझ रहे हैं अपन, वो क्या समझ रहे हैं, वो देखिए कि ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज यहाँ देखी जाती है, ये वाली चीज यहाँ देखी जाती है। जैसे देखो, यहाँ पे भी देखो, ये वाली चीज कहाँ आई, यहाँ आई। अब ये कहाँ, कौन सी वाली चीज आएगी, ये वाली। तब मुझे बताओ, आंसर में ये देखने के लिए क्या मैं ये नहीं देख सकता कि ये चीज नीचे आएगी। ये चीज अगर ऐसे यहाँ पर आएगी तो ऑप्शन एलिमिनेट करूंगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हुआ, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आपके, 2 ऑप्शन आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट, आगे इन दो में से कौन सा आंसर होगा, उसके लिए एक चीज और पे ध्यान देना पड़ेगा, एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आप इस जो नंबर 7 दिया है, उसका अगर देखोगे पैटर्न, तो आप देखोगे कि 7 पहले यहाँ आया, ठीक है, फिर 7 कहाँ गया, यहाँ गया, दूसरे नंबर पर। तो अब 7 कहाँ जाएगा, अब आप बोलोगे 7 आएगा यहाँ पर, यानी थर्ड नंबर पर, यानी 7 यहाँ आना चाहिए, 7 यहाँ आना चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे 7 आ रहा है, नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और ये 7 मेरे को यहाँ दिखाई दिया। अब बाकी चीजें, बाकी सिंबल अल्फाबेट को आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन इसके लिए, इन प्रश्नों के लिए एक बेस्ट रेमेडी होती है आसानी से सोल्व करने के लिए। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है कि जो शब्द रिडक्शन है, उसके प्रत्येक अक्षर को इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करो, और फिर बताओ लेफ्ट से थर्ड और लेफ्ट से फोर्थ नंबर के बीच कितने अल्फाबेट आते हैं। तो आप कहोगे सर, सबसे पहले तो इसके क्रमांक लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे तो ये 18, ये 5, ये 4, ये 21, 3, 20, 9, 15 और 14। ठीक है, अब इनको अरेंज कर देंगे अपन। तो सबसे पहले क्या आएगा इनमें, तो आप बोलोगे सर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, 5 के बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 14, फिर आएगा 15, 15 के बाद क्या आएगा आपका 18, 18 के बाद आएगा आपका 20, और 20 के बाद आएगा 21। देखो, इनको प्लेस वैल्यू लिखने से अपन को चीजें आसानी से दिखाई देती है, और बढ़ते हुए क्रम में नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से कौन सा होता है, ये वाला, लेफ्ट से थर्ड कौन सा हो गया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये हो गया। ठीक है, और फिर क्या बोला, इसने बोला लेफ्ट से चौथा, यानी लेफ्ट से ही फोर्थ की बात करें तो लेफ्ट से फोर्थ हो गया 9। अब इन दोनों के बीच कितने अक्षर आते हैं, तो आपने कहा 6, 7 और 8, यानी कितने अक्षर आएंगे, 3, और यही 3 आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपसे पूछा था। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन देखने मिल रहा है, इसमें आपको पूछा है कि बताओ भाई साहब, डी के पीछे क्या है, यानी डी के विपरीत फलक पे क्या है। आपको डाइस की 2 फॉर्म दी हुई है, और आपको पूछा है डी के पीछे क्या है। मैं बार बार हर एक शिफ्ट में समझाते आ रहा हूँ, अगर कोई चीज कॉमन है,
एक ही चीज कॉमन है दोनों में और उसके पीछे जब पूछा जाए तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि इन चीजों के अलावा जो ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा, इन चीजों के अलावा जो ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। तो आप कहोगे सर इसका आंसर एफ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, एन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये था उसका डायरेक्ट करने का, सॉल्यूशन करने का तरीका। अगर आपको डिटेल में समझना हो तो आप प्रीवियस शिफ्ट को देख सकते हैं, वहां पे मैंने इन चीजों को डिटेल में भी समझाया। फिलहाल उन बच्चों के लिए जो एडवांस है कि भाई सीधी सी बात है, जो चीज कॉमन है उसके पीछे हमेशा नया नया सिंबल या नया अल्फाबेट आता है, नया सिंबल या नया अल्फाबेट आता है। दूसरा लॉजिक, जो नंबर साथ में होते हैं वो कभी पीछे नहीं हो सकते। फिर से 11वां क्वेश्चन, वही आपका एक डाइस के दो फॉर्म दिए गए हैं और इस बार आपको किसके पीछे पूछा है, तो आपको पूछा है जी के पीछे। किसके पीछे, जी के पीछे। आप मुझे बताओ यहाँ पर कितनी चीजें कॉमन आपको दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे सर एक दिखाई दे रही है। क्या इस के पीछे पूछा है, बोला नहीं। अगर इस के पीछे पूछता तो मैं डायरेक्ट कहता कि भाई कोई नया अल्फाबेट आएगा, ठीक है। अगर ये बात यहाँ पे नहीं पूछी गई है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अगर इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है तो कॉमन चीज से आपको घड़ी की दिशा में घूमना होता है, घड़ी की दिशा में घूमना होता है दोनों के अंदर। अगर यहाँ से घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो के बाद एल, एल के बाद जे, यहाँ पे के और के बाद जी और जे के बाद जी के बाद आई। अब आपको जी के पीछे पूछा है तो आप बोलोगे जी के पीछे एल आएगा, जी के पीछे क्या आएगा, एल आएगा, जे के पीछे आई आएगा और के पीछे एक नया अल्फाबेट या नया सिंबल आएगा या कुछ भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है। क्लियर है बात, लेकिन नई चीज होगी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं तो इसने कहा है कि जो चार ऑप्शन है उसमें से तीन में कुछ सिमिलरिटी है और एक आपका अलग है, वो आपको अलग बताना है। तो अगर आप इस इन नंबरों को गौर से देखोगे, आप इन नंबरों को, तो आपको एक चीज दिखाई देगी क्या, कि 10 का तो आप कर दो स्क्वायर और 4 का कर दो क्यूब और इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको पहली संख्या मिल जाएगी। 10 का तो स्क्वायर और लास्ट वाली का आपने क्यूब किया तो 164 मिला। यही चीज यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अपन को पहली संख्या का तो करना है स्क्वायर और लास्ट संख्या का करना है क्यूब। क्या 36 प्लस 27 करने पे 63 आएगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। क्या यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है, तो देखो कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे, जब सॉरी 36 स्क्वायर नहीं लेना, क्यूब लेना है, 6 का क्यूब आएगा 216 और 216 और 144 को ऐड करेंगे तो आपको बिल्कुल 360 प्राप्त होंगे। इसका मतलब पैटर्न क्लियर है। पैटर्न क्या है, पैटर्न है आपका बी का स्क्वायर प्लस, अगर ये ए बी सी है तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर क्यूब कर अगर ऐड कर दें तो आपको ए मिल जाता है। लेकिन ये पैटर्न फॉलो यहाँ नहीं होता, यही आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि आप अगर 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, आना चाहिए था 72, दे रखा है 82, तो यही आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो एक सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा इनमें ध्यान रखना होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये क्वेश्चन लिए जाते हैं, जहाँ पे कह रहे हैं यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग के सिंबल को आपस में बदल दिया जाए तो वैल्यू क्या आएगी। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, 28 64 डिवाइड आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ इंटू आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 69। क्लियर होगी बात। अब इनको आगे सोल्व करते हैं तो 7 चौक 28 और फिर जीरो आएगा, जीरो नहीं एक बार, और फिर ये बच जाएगा 2 और 6 716। अगर इसको गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 1 और 6 दूनी 12 1 13 का 3 1, ठीक है, 2 और 1 3, 336 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 69। अगर मैं लार्ज डिजिट की ओर जाऊं तो मेरे पास लार्ज डिजिट 2 में मिलती है, तो कोई बात नहीं, अब इसे पूरा सोल्व कर देता हूँ फटाफट, इतना समय लगेगा नहीं। तो 6 6 12 का 2 1, 2 और 3 5 और 7 3 और 10, इसमें से 69 जाएगा। तो 12 में से 9 गया 3 1 और 15 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। फिर 1 10 में से 1 गया 9, यानी 983 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने मिल रहा है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 14 की ओर, जहां पे आपको एक नंबर सीरीज दिखाई दे रही है और नंबर सीरीज के अंदर आपको सीधी सिंपल सी बात है क्या करना होता है, नंबर सीरीज में आपको पैटर्न समझना है और आगे जो क्वेश्चन मार्क पे है वो कर देना है। क्लियर बात। तो अगर पैटर्न को समझे तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो 1 का है, इनका डिफरेंस 4 का है
और इनका डिफरेंस अगर बात करूं तो 27 का है। किसका? 27 का। अगर आगे बात करें तो ये कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे सर ये डिफरेंस है वो 16 का है, और ये डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर 125 का है। अब अगर आप सीक्वेंस या लॉजिक समझने की कोशिश करते हो तो आराम से समझ में आएगा। ये 1 का क्यूब था, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब था, ये 4 का स्क्वायर, तो ये 5 का क्यूब था। तो अब क्या आएगा? 6 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्यूब स्क्वायर चल रहा है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 195 में जब 36 जुड़ेगा तो आप कहोगे सर 231 अपना आंसर आ जाएगा, यानी 231। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जहाँ पे ये कहता है कि जो रिश्ता 63 का 441 से है और 51 का रिश्ता 357 से है, वही रिश्ता कौन से दिए गए ऑप्शन में है? अगर इन दोनों को आप गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि अगर 63 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 441 मिलता है। इसी तरीके से 51 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 357 मिलता है। तो आप मुझे बताओ कौन से ऑप्शन में आपको ये चीज़ मिल रही है? कौन से चीज़ में आपको मिल रही है ये चीज़? तो आप कहोगे सर यहाँ पर अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 आ रही है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 4 आ रही है, नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट 3 आती है, यही अपना आंसर होगा। यानी कहने का मतलब केवल लास्ट डिजिट का यूज कर अपने सारी कैलकुलेशन खत्म कर दी और अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या बोला, देखिए कि जो रिलेशन इनका और इनका है, वैसा रिलेशन कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? आप यहाँ पे क्या रिलेशन देख रहे हो? इंटू 3, यहाँ पे क्या दिखा? +4, यहाँ पे क्या दिखा? +5। क्या यही चीज यहाँ पे इंटू 3, +4 और +5? ठीक है, तो ये लॉजिक अगर देखने जाओगे तो देखो इंटू 3 +4 +5, इंटू 3 +4 +5 का लॉजिक आपको फॉलो करना था। इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करें तो इसने कहा प्लस और गुणा को आपस में बदल दीजिए, माइनस और भाग को आपस में बदल दीजिए, और बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो चलो बदलते हैं, प्लस और गुणा को आपस में बदलना है, तो और माइनस और भाग को तो देखो माइनस और भाग बदलेगा तो यहाँ भाग आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा कितना? 6। प्लस की जगह क्या आ जाएगा? गुणा 4। उसके बाद गुणा की जगह क्या आ जाएगा आपका? प्लस। ठीक है, कितना? 8। फिर भाग की जगह क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर माइनस। कितना आ जाएगा? 6। अब इसको अगर सोल्व करना चाहें अपन तो सोल्व करने पे क्या आता है, देखिए अगर 27 को 6 से डिवाइड किया जाए तो ये आ जाएगा कितना? 27/6 इंटू 4। मैं एक साथ सोल्व कर देता हूँ इसको, तो ये आ जाएगा 3 के पार्टी से काटने पर 2, और ये आ जाएगा 9, और ये कट के आ जाएगा कितना? 2। तो यहाँ से ये पूरा सोल्व हो गया कितना? 18। 9 18 आ गया, और 18 और 8 26, और 26 माइनस 6 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 20 यानी 20। क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, जहाँ पे आपको पूछा है कि दिए गए डायग्राम में कितने स्क्वायर हैं। तो स्क्वायर के अंदर आपको पता है कि जब ऐसी आपको आकृति देखने मिले तो इसमें कितने स्क्वायर होते हैं, तो आप बोलोगे 5। 1 2 3 4 और ये 5। इसका यूज करते हुए मैं पहले तो ये 5 कर देता हूँ। ठीक है, 5 के बाद ये मेरा छठा हो गया, और ये मेरा 7वां हो गया, और ये वाला मेरा 8वां हो गया। 8 ही हो गए। 8 के बाद चेक करेंगे तो देखिए ये वाला, ये काउंट नहीं हुआ है, 9वां। क्लियर है बात? ये 9वां हो गया आपका। 90 के बाद अगर बात करें तो देखो 90 के बाद बात करें तो एक ये 10वां हो गया आपका, और ये 10 के बाद एक ये आपका पूरा वाला 11 हो गया। तो टोटल कितने स्क्वायर है इसके अंदर? 11 स्क्वायर आपको देखने मिल रहे हैं। क्लियर है बात? ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, जो कि आपको एक मिरर इमेज दिखाई दे रहा है। तो मिरर इमेज को करने के लिए मैंने कहा कि ऑप्शन से आप जाया करो। ऑप्शन एलिमिनेशन में चलोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। देखो इसका वाटर इमेज बना दिया, नहीं होगा। इसका देखो, इसका कोई इमेज ही नहीं बनाया। ये क्या था? बनाया क्यों का पी। ठीक है, ये वाली बात ठीक है, और ये वाली बात भी ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है, ये भी ठीक है। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इमेज नहीं बनाया, यहाँ पे इमेज नहीं बनाया।
सॉरी इसका 7 और इसका P बनेगा, P बनेगा, P P P, ये नहीं, ये आएगा। क्लियर है बात? क्योंकि देखो P और बाद में P है, बाद में P है मेरे भाई, बाद में P है, यही होगा, यही होगा। क्लियर है बात? कि बाद में P है, पहले क्यों है, क्यों का उल्टा P दिखेगा और P का उल्टा क्यों दिखेगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको एक नॉन वर्बल सीरीज दी है। तो नॉन वर्बल सीरीज में आपको क्या करना है, देखिए मैंने कहा एक एक सिंबल को लेके पकड़िए और आगे बढ़ जाइए। अगर इनमें अगर आप चेक करोगे कि इन दोनों को पहले देखो आराम से, इन दोनों को आपस में देखने पर आपको पता चलता है कि क्या ये जो चीज है वो सेंटर में आती है क्या, क्या यही चीज सेंटर में आती है क्या। तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल, देखो ये P यहाँ पे आ गया और फिर W यहाँ पे आ गया, इसका मतलब X जो है वो आगे सेंटर में आएगा, X सेंटर में आएगा। कितने ऑप्शन एलिमिनेट, एक और दो, एक और दो। क्लियर है बात? आगे चलते हैं, आगे कैसे एलिमिनेट करें। अब इन ऑप्शन को गौर से देखो आप, तो इनमें क्या चीज अलग दिखाई दे रही है। तो आप बोलो सर 1 1 0 0 तो अपनी जगह, W और P की पोजीशन है, W और P की पोजीशन से अपन आंसर कर सकते हैं। चलो W की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, W की। आप मुझे बताओ जो ये पहले सेंटर में था वो कहाँ चला गया, यहाँ पे। क्या आगे भी ऐसा ही हुआ? तो आप बोले बिल्कुल, देखो सर ये चीज यहाँ पे चली गई। तो इसका मतलब ये जो W है, ये W ये कहाँ चला जाएगा, तो आप बोलोगे सर इधर चला जाएगा, इधर। और ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से एक एक सिंबल या अल्फाबेट पकड़ के आप आगे बढ़ जाओ ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 21 की, तो एक रिपीटेड सीरीज दिखाई दे रही है और रिपीटेड सीरीज को सोल्व करने का तरीका हर एक शिफ्ट में बताया गया है, या तो ग्रुप से, ग्रुप बनाकर या फिर ऑप्शन से। चलो पहले ग्रुपिंग की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर काउंट करोगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिलेगा। तो तीन तीन के ग्रुप की पॉसिबिलिटी है और बन भी गया। देखो ओ ओ पी, ओ ओ पी, ओ ओ पी, ओ ओ पी, यानी आंसर क्या आएगा, ओ पी, ओ पी, ओ ओ पी, ओपी ओपी, ओपी ओपी, ओपी ओपी, ओ ओ पी। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है, जहां पर बोला है कि इस शब्द को आपने 80 लिखा, इस शब्द को क्या लिखा, 80। तो कैसे लिख सकते हैं, पहले क्रमांक लिखो। क्रमांक ई का 5 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है। तो सीधी सी बात है, 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 10 70, 70 आना चाहिए, एडिशन पे 70 आना चाहिए, लेकिन दिया 80 है, इसका मतलब कितना ऐड हुआ है लास्ट में, तो आप बोलोगे सर 10 ऐड हुआ है, 10 ऐड हुआ है। तो ऐसा लॉजिक इसमें भी लग रहा है क्या, चेक करो। फेमस की बात करें तो क्रमांक 6 होता है, एक होता है 13, 15, उसके बाद 21 और 19। अगर बात करें तो 21 और 19 40, 40 और 40 के बाद अगर बात करें 28 इसमें ऐड करते तो 68, 68 और 1 69, 69 प्लस 6 75, और 75 की जगह इसने दे रखा है 85। इसका मतलब वाकई में प्लस 10 ऐड करना है, यानी प्लेस वैल्यू लिखकर उनका सम कर कर प्लस 10 करना है। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। एफ का 6, ओ का 15, आर का 18, ई का 5, एस का 19 और टी का 20 ऐड करेंगे तो ये 21। 21 में अगर ऐड कर दें आप क्या, 19, 21 में ऐड कर दिया 19 तो कितना बन गया, तो आप कहोगे सर 40 बन गया। ठीक है, 40 बनने के बाद ये 20 ऐड हो गया तो कितना बन गया, 60, और 60 में ऐड कर दो 18 तो ये बन जाएगा 78, 78 और 5 कितना हो जाएगा 83, 83 प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 93। यानी प्लेस वैल्यू उनका सम, उसके बाद प्लस 10 करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो कि क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका वेन डायग्राम से लिया गया है, जहां पे आपको बोला है कि ये जो वेन आरेख है वो वॉलीबॉल वालों को बताता है, ये चेस वालों को और ये टेनिस वालों को। प्रश्न क्या पूछा है, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कितने लोग हैं जो या तो केवल वॉलीबॉल या केवल शतरंज। तो ये जो चीजें होती है ना, ये केवल वाली होती है, ये केवल वाली। तो आपको किस किस के लिए बोला है, केवल वॉलीबॉल तो 23 तो ये है, या केवल शतरंज की बात करें तो कितने हो गए आपके 43, और आंसर कितना आ जाएगा 6 और 6 66, यानी 66 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 24 एक आपका कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन है कि इस आकृति को कंप्लीट करो। तो इस आकृति को कंप्लीट करने के लिए मेरे को क्या-क्या चाहिए? अगर मैं पहले इस पे गौर करूँ तो एक तो ये चाहिए मेरे को, एक ये वाली चीज़, एक ये वाली चीज़ और 2 लाइन ये। क्लियर है बात? अगर बात करें तो ये 2 लाइन मिल रही है, ठीक है, ये मिल रहा है, ठीक है, ये भी मिल रहा है, तो यही आंसर हो सकता है। आगे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, देखो इसमें एक ही लाइन है, जबकि अपन को कितनी लाइनें चाहिए? 2 लाइनें चाहिए, नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे वो वाली लाइन ही नहीं है, तो ये भी गायब। यहाँ पे देखो ये 2 है, जबकि चाहिए कितनी? 1, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? 1। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट आज की शिफ्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो दिए गए आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यानी आपको एक वेन आरेख का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप मुझे बताओ कि कितनी महिलाएं या तो चतुर है या फिर बहादुर, या दोनों। तो महिलाओं की अगर बात करें, ये तो ये पूरी महिलाएं, ठीक है। ये बात करें तो ये महिला चतुर भी है, बहादुर भी है। ये महिला भी है, चतुर भी है, बहादुर भी है, यानी 3 तो आएगा ही आएगा। अगर बात करें इनकी, तो ये महिलाएँ या तो चतुर भी है और महिला भी है, और ये चतुर भी है और बहादुर है। तो सीधी सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी आपकी और टोटल कितना आ जाएगा आपका? 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30। ये था आज की शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपने बातें समझी होंगी और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।